हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। तो इस चैप्टर में जो कंसेक्यूटिव हम लोग बना रहे हैं वीडियो, ये क्रैश पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इस वीडियो में बहुत सारा ऐसा भी पार्ट इंक्लूड किया गया है जिससे कि आपको एडवांस लेवल पे भी बेनिफिट मिले। और जैसे ही जे मेन का सीरीज खत्म होता है, कंप्लीट होता है सिलेबस, और जो बिफोर द एग्जाम व्हाट आई कंप्लीट द वीडियो मेकिंग ओवर देयर फॉर द जे मेन पॉइंट ऑफ व्यू, इसके जस्ट बाद जो है हम लोग फिर एडवांस सीरीज के लिए आपका जो कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए हर चैप्टर में, और जो एडवांस लेवल के लिए क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, तो उस तरह का जो है फिर अपडेट मिलेगा आपको। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसके बारे में आपको समझना क्या है और क्या आपके माइंड में होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट कॉल्ड ईएमआई। तो इसमें जो सब टॉपिक है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि सब टॉपिक्स क्या क्या है इसमें, जो आपको क्विक रिवीजन के लिए काम देगा। सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा जो सब टॉपिक इसमें होगा वो है फैराडेज लॉ। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, फैराडेज लॉज के इर्द गिर्द, क्योंकि फैराडे ही है जो इस पूरे चैप्टर में ईएमआई का मेन रीजन फैराडे है। तो फैराडे के इर्द गिर्द घूमेगा, तो दैट मीन्स फैराडे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जेईमेन एंड एडवांस, बिकॉज फुल चैप्टर इज जो डिपेंडेंसी है वो फैराडे लॉ पे है। नेक्स्ट जो है आपको वो लेंज लॉ है। लेंज लॉ के बारे में, लेंज लॉ आपको फैराडे के लॉ को थोड़ा सा जो है एक पार्ट को इंक्लूड करेगा, जिसमें जैसे फैराडे लॉ हम लोग जानेंगे, तो फैराडे लॉ में जो डायरेक्शन पार्ट रहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन पार्ट होना चाहिए वो किस तरह से होगा, लेंज आकर के उसका आइडिया उसके बारे में बताया। बस फैराडे बस मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसका कैसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और लेंज उसके डायरेक्शन के बारे में बताया, एक दूसरे को जो है गाइड करते हुए। क्या गाइड करेंगे देखेंगे आगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग, इट इज जो सेल। एक तो हो जाएगा कि लेंज लॉ फैराडे लॉ के बेसिस पे आप किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे मेनली हम लोग को इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा और इंड्यूस्ड करंट, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक। एंड देन वी आर हैविंग सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ एंड म्यूचुअल, तो ये दो इंडक्टेंस है जिससे रिलेटेड कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जेईमेन में भी जे एडवांस में भी। जो ईएमआई चैप्टर का थोड़ा सा बच्चे को ये चीज टफ लगता है, बट एज सच टफ है नहीं। अगर हम किसी चीज को टफ मानते हैं तो इसके पीछे का लॉजिक यही है कि वो चीजें मेरे समझ में नहीं आई है। दैट उसका और कोई मीनिंग नहीं है कि वो चीज टफ है। टफ का मतलब यही है कि वो चीज मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में, डेटा में नहीं आया है। अगर वो चीज मेरे माइंड के डेटा में आ जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल बी इजी फॉर अस टू गो फॉर दैट वन। द नेक्स्ट टॉपिक वर्ड सब टॉपिक, इट विल बी ईडी करंट। और ये इस टॉपिक, इस चैप्टर का जो है लास्ट पार्ट रहेगा, ईडी करंट। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है, उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये पूरा का पूरा जो फैराडे लॉ है उस पे मैग्नेटिक फ्लक्स को जानते हुए ही हम कर पाएंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखते हैं तो बी डॉट ए जो निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड बी ए cos थीटा, बिकॉज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इट इज, सो बी ए cos थीटा। ऐसे अगर हमें जानना हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, तो एक तरह से हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, जिस होकर के मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस करेगा, उस एरिया, किसी भी एरिया का मतलब है जिस होकर के मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस करेगा। मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस होता है, जो नॉर्थ से निकलता है और साउथ होते हुए फिर साउथ से नॉर्थ तक जाता है। दिस इज क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक लाइंस अगर किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है, तो उस केस में जो है आपको इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे। लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग दैट दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी आर हैविंग। ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट वी आर हैविंग। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, और मान लेते हैं कि ये रैंडम शेप का हमने एक एरिया वेक्टर, एरिया शेप आपको दिख रहा होगा, ये हमने ले लिया। ठीक है, और इस पे जो है दिस इज व्हाट, लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग हियर दिस डायरेक्शन, वी आर हैविंग सम एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है ये थीटा है, इस सरफेस पे जो एरिया है। और सरफेस पे एरिया जो होता है वो सरफेस पे नॉर्मल होगा, जिस भी सरफेस पे हम बात करेंगे उस सरफेस पे नॉर्मल होगा। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस कर रहा है इस एरिया हो करके, अगर हम उसका और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो उस सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम इस एरिया को 1 मान लेते हैं तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होगा वही फ्लक्स हो जाएगा। दैट्स इट। तो दैट मीन्स कि अगर हम इस तरह से डिफाइन करें, समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल दैट यू वोंट बी गेटिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड टू बी यूनिफॉर्म, या उस तरह का केस, तो उस केस में हम लोग फिर डी फाई निकालेंगे। एंड डी फाई विल बी, इट विल बी व्हाट यू कैन राइट हियर, इट इज बी डॉट डी ए। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो सरफेस कंसिडरेशन में रहेगा उस होकर के कितना मैग्नेटिक लेंस जाएगा, दैट यू हैव टू कंसीडर ओवर हियर, दैट विल बी व्हाट वी कैन फाइंड आउट द फ्लक्स। तो जिस समय मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तब हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, यूनिफॉर्म होगा मींस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हम लोग इसको यूज करेंगे फ्लक्स निकालने के लिए। अब इस तरह से फ्लक्स मिल जाएगा आपको, बी डॉट डी ए करके हमें मिल जाएगा। वहां पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होगी, दैट इज यूनिट क्या होता है इसका। तो एसआई यूनिट जो, एसआई यूनिट जो होता है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का, दिस एसआई यूनिट इज कॉल्ड वेबर, वेबर, इसको वेबर बोलते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल बी से हम लोग डिनोट करेंगे। और अगर 1 वेबर की हम बात करें तो इसको अगर टेस्ला से डिनोट, टेस्ला के साथ ये किया जाए तो इट इज 1 टेस्ला, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 वेबर को हम 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है, दिस सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल, मैक्सवेल बोलेंगे इसको। तो ये सब जानते हैं, आपकी साइंटिस्ट का नेम है, सब जो है साइंटिस्ट अपना नाम यूनिट में रख लेता है। तो 1 मैक्सवेल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट 1 मैक्सवेल, दिस इज 1 गॉस मीटर स्क्वायर, हियर इट इज, दिस इज व्हाट हाउ इट इज रिलेटेड, sorry, CGS unit, it is centimeter square. This 1 gauss centimeter square. So this is what it is, 1 gauss centimeter square. और अगर हम वेबर को मैक्सवेल से डिनोट करना चाहें तो 1 मैक्सवेल, दीज आर द व्हाट यू कैन से यूनिट्स कन्वर्जन, सो दैट यू कैन हैव दैट रिलेशन टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स यही प्रॉब्लम बन जाता है, प्रॉब्लम नहीं बनने का। तो कभी कभी क्वेश्चंस में जो है आप सब चीज जान रहे होते हैं, यूनिट कन्वर्जन में अगर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा यूनिट को जोड़ दिया जाएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट ओनली देयर, दैट इज नॉट द डिफिकल्टी बट समटाइम्स इट विल बी। तो ये रिलेशन अगर हमें पता रहेगा, ऐसा यूनिट क्या है, वेबर, वेबर को हम अगर टेस्ला से यूज करेंगे तो इस तरह से यूज करेंगे, 1 वेबर इज 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, हियर इट इज। देन यू हैव सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होगा इसका, और मैक्सवेल को अगर हम फिर यहाँ गॉस और सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्मेट में रखेंगे, दिस इज व्हाट इट इज। और मैक्सवेल को फिर हमने वेबर से डिनोट किया है यहाँ, दिस इज। अब आते हैं, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो गई। और मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेशन में हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रेशन वाला भी आ जाए, और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, तो हम लोग एलिमेंटल एरिया पे निकालेंगे फ्लक्स और उसको ओवर द सरफेस इंटीग्रेट कर देंगे, दैट विल गिव द टोटल फ्लक्स थ्रू दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग, that is the important point, it is Faraday's laws of electromagnetic induction, electromagnetic induction, electromagnetic induction। तो इस के इर्द गिर्द, जैसा हमने आपको बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर का जिसके इर्द गिर्द सारा का सारा प्रॉब्लम, कंसेप्ट सब इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। Faraday's law of electromagnetic induction. So this is all about you need to understand in this chapter mainly. And इसको समझने के लिए फैराडे ने कई एक्सपेरिमेंट किए, और उसके एक्सपेरिमेंट का जो जिस्ट है वो आई एम राइटिंग हियर, द फर्स्ट पॉइंट। तो कभी भी अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा किसी भी मैग्नेटिक किसी भी लूप में, जब भी लूप में हम बात करेंगे तो लूप का मतलब है कि कंडक्टिंग लूप इट इज, जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, जिसमें
चार्ज फ्लो कर सकता है, तभी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस जब भी लूप में होगा, इसका मतलब है कि देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द लूप। अगर रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और लूप के बीच में, तभी वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। दिस इज द फर्स्ट रिक्विजिट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। फैराडे लॉ को समझने का मतलब यही है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए कहाँ पे, मैग्नेट के बीच में, और जो लूप लिया जाएगा जिसमें इंड्यूस्ड करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उन उसके बीच में और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो एन ईएमएफ is induced in a loop. EMF is induced in a loop when the number of magnetic field lines, that is what we say magnetic flux passing through it means passing through the loop is changing. So what I have written here is, जब भी EMF induced होगा किसी भी लूप में, उस समय क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस लूप हो करके, यानी कि एक तरह से हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मींस मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप विल बी चेंजिंग। अब चेंजिंग का मतलब क्या है कि इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग। और दूसरा जो इसका, इससे ये तो बोला कि पहले एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसका ये होगा, ये चीज इसके बारे में बताया। अब क्या होगा और कैसे होगा उसके बारे में ये चीज है कि मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, this I am representing a small e. Magnitude of the induced EMF E in a conducting loop is equal to the rate at which the magnetic flux phi v through the loop changes with respect to time. So magnetic flux टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज कर रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। दैट मींस सिंपली यू कैन से इट इज E is equal to, it is what we are having minus of d phi by dt. This is phi is magnetic flux. For loop I am writing here, it is for loop. इस तरह से आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि लूप जो है उसमें अगर n टर्न्स दिया हुआ है, दिस इज व्हाट इट इज नॉट हैविंग एनी टर्न्स। अगर सिंगल लूप है तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर n टर्न्स होगा तो फॉर n टर्न्स लूप, दिस इज फॉर ए लूप, this is what it is. It should be what the value I have written here. This is for a loop. This is for a loop. एक लूप के लिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, दिस इज व्हाट नथिंग बट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. How the magnetic flux changes, negative sign will give you the idea in the Lenz law. Why I have written here negative sign, but that is the direction of induced EMF it will be. But when we write it, the magnitude of induced EMF, it is nothing but it is d phi by dt, rate at which the magnetic flux changes. For if I'll go for n terms, if it is n terms, in that case you can write that EMF will be, it is minus n, then we have d phi by dt. This is what it is, n times. So you can multiply that n into that flux also, that will be, it is simply we write this is n, this is what we have, the total magnetic flux, the rate changes, that will be the induced EMF in that it is. Negative sign shows the opposite in nature, that is what it is explained, it will be explained in the Lenz
Lenz law we will discuss here. So this is what whenever you can understand that flux we have written. This is magnetic field, area vector, and the cos theta. So there will be possibility that flux can change if a magnetic field will be changing, if area vector is changing, or if theta is changing. So depending upon that, that flux can increase, decrease, or if magnetic field is increasing, flux will increase. Magnetic field decreasing, it is decreasing. Then area increase, flux will increase. Area decrease, flux will decrease. If cos theta is angle between magnetic field and the area vector. So if theta will increase, cos theta decrease, so flux will decrease. If theta will decrease, cos theta will increase, so flux will increase. So in how many ways we can change the flux? In how many ways we can change the flux? We can increase the magnetic field or decrease. So two ways we are having. Then area we can increase or decrease, two ways. And then theta we can increase or decrease. So maximum we are having the 6 ways to change this magnetic flux. कितना तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं? 6 तरीके से। जिस समय हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें या घटा दें, एरिया को बढ़ा दें या घटा दें, या थीटा को बढ़ा दे या घटा दे, इसी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इंड्यूस्ड ईएमएफ पिक्चर में आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो फिर सारा का सारा वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस्ड। So this is what it is called, very important, that whenever we have induced EMF, for that flux to be changed over there, then only induced EMF will be there. How it will be changed? That will be based on the Faraday's law of electromagnetic induction, and that is what it is experiment done by the Faraday's law. Now coming to the next point, what we have is Lenz law. लेंस लॉ, इसमें आपको दिमाग में ये चीज रहना चाहिए कि लेंस लॉ डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, किसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो जो फ्लक्स आपका चेंज करेगा, यानी कि या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो फ्लक्स दो ही चीज हो सकता है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तभी हम चेंज की बात करेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से होगा, इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से होगा जो कि अपोज करेगा किसका? चेंज इन फ्लक्स का, चेंज इन फ्लक्स का, जिसके कारण से फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है उसका अपोज करेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिए तो फ्लक्स बढ़ गया। अब जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका ये काम होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को घटाए, सो दैट कि फ्लक्स को घटाए। तो यानी जिसके कारण से आपका चेंज इन फ्लक्स हो रहा है उस कॉज का इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा, दैट इज ओनली लेंज लॉ। सो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा कि द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड due to the induced current opposes the change in flux that causes the induced current। इस तरीके से आपको ये चीज समझना है कि इंड्यूस्ड करंट, लेंज लॉ जो है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इंड्यूस्ड करंट अपोजेस। तो जो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आपका बिल्डअप हो रहा है, ये क्या करना चाहिए? इसको अपोज करना है। दैट विल गिव यू द आइडिया फ्रॉम द लेंज लॉ। अपोज किसका? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स का। अब चेंज इन फ्लक्स जिसके कारण से कि इंड्यूस्ड करंट बिल्डअप हो रहा है उसका अपोज करेगा कौन? induced current will oppose the change in flux that cause the induced current itself। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि जिसको आप बनाएंगे वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज लॉ बता रहा है। लेंज लॉ इस तरह से, लेंज लॉ में ये चीज कहा गया है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट दैट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स दैट कॉज द इंड्यूस्ड करंट। तो इसको अगर सिंपल भाषा में हम ये समझे तो वो यही है कि जिसके कारण से आपका चेंज इन फ्लक्स होगा, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। बट दैट्स इट। ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब इसके एप्लीकेशन को आप खुद से समझ सकते हैं। लेट्स सी इट इज पिक्चर जो लेंज लॉ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट का है वो चीज आप देखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे
एक लूप है, जो कि आपको ये लूप है, और ये लूप जो है ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि क्रैश टाइप से है, तो आपको दिमाग में बस रखना है कि क्या हो रहा है, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, नॉर्थ एंड साउथ। अब ये लूप और ये मैग्नेट दोनों अगर रेस्ट में है तो फिर इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर ये मैग्नेट मोशन में आ जाए, इधर कुछ वेलोसिटी से आ जाए इस तरह की तरफ, तो इसमें क्या होगा कि इधर आने के कारण से क्या होगा कि इस लूप होकर के जो मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस कर रहा होगा उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और उसकी संख्या बढ़ने से क्या होगा कि इस लूप होकर के जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक नंबर्स लाइन बढ़ा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण से फ्लक्स बढ़ गया, और जैसे ही फ्लक्स बढ़ा बस हो गया काम। यहाँ पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पिक्चर में आ गया, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आ गया। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट आ गया, इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा कि ये फ्लक्स को घटाए। फ्लक्स को क्यों घटाए और किस बेसिस पे घटाए? तो फ्लक्स के बढ़ने का कारण क्या था? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। तो यहाँ पे फ्लक्स घटने का कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ्लक्स घटाने का कारण होगा मैग्नेटिक फील्ड का घटना। तो यानी कि जिसके कारण से ये चेंज हुआ उसी को ये अपोज करेगा। दिस इज व्हाट इट इज, इंड्यूस करंट इज। इंड्यूस करंट का काम ही है कि ये जिसके कारण से ये बिल्डअप हो रहा है उसी का अपोज करेगा, तो उसी का अपोज करेगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये चीज आपको पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट में यही चीज को यूज करना है। अब आप देखिए कि अगर इस लाइन होकर के ये वर्टिकल प्लेन में है, और हॉरिजेंटल प्लेन से एक मैग्नेट आ रही है, और वर्टिकल प्लेन में ये लूप रखा हुआ है, तो उससे जो क्रॉस कर रहा है लाइंस, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसके बढ़ने के कारण से जो इंड्यूस करंट होना चाहिए उसका टेंडेंसी ये हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बिल्डअप करे, और उसके कारण से क्या हो जाएगा? उसके कारण से ये हो जाएगा कि इसमें जो करंट होगा इस लूप में वो आपका इस डायरेक्शन में बिल्डअप हो जाएगा। दिस विल बी in anti-clockwise direction so that कि there will be a magnetic field set up here, और ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। दिस विल बी द इंड्यूस करंट डायरेक्शन। तो इसके कारण से क्या होगा? अगर इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा तो जो आपका यहाँ लूप है इट विल बी एक्टिंग लाइक बार मैग्नेट, और इस तरह से ये बार मैग्नेट बिहेव करेगा कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पे ये साउथ पोल हो जाएगा इस तरफ से। और ये जो आपका मैग्नेट इधर v वेलोसिटी से आ रहा था, इसका अब क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन कब से शुरू हो जाएगा? रिपल्सन तब से शुरू हो जाएगा जब से इसमें इंड्यूस्ड करंट बिल्डअप होगा। इसमें, इस लूप में जैसे ही करंट बिल्डअप होगा इस वाले मैग्नेट पे जो है यहाँ पे, क्योंकि ये लूप नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा और इधर नॉर्थ आ रहा है, तो ये रिपल्सन शुरू होगा, और इसका स्पीड धीरे 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 घटना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बाद की बात है, जब इसमें इंड्यूस करंट आएगा तब की बात है। अब अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा बदल दें और इस तरीके से देखें कि यहाँ पे एक लूप, दूसरा हमने ऐसा मान लिया ये लूप है, और यहाँ पे फिर उसी तरीके से एक बार मैग्नेट को हम रख लेते हैं जिसका कि नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। अब इस बार उल्टा कर देते हैं, इधर की तरफ ये मोशन में कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये लूप इससे दूर जा रहा है। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है? नॉर्थ से निकलता है, ये तो हम जान रहे हैं। तो इससे जब निकलेगा मैग्नेटिक लाइंस आपको, और ये मैग्नेट जैसे ही दूर जाएगा, तो इसके दूर जाने के कारण से इस लूप होकर के मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और मैग्नेटिक फील्ड घटने के कारण से क्या होगा? इस लूप होकर के जो फ्लक्स जा रहा है वो घट जाएगा, और जैसे ही फ्लक्स घट गया यानी चेंज हुआ, तो इसके कारण से पिक्चर में क्या आ जाएगा? इसके कारण से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और जिसके कारण से आपका इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। और इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का टेंडेंसी ऐसा होगा कि, क्योंकि इसको इसको बॉर्न किया है कौन? ये मैग्नेट जब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और जिसके कारण से फ्लक्स चेंज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड घटने के कारण से, तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके का बिल्डअप होगा कि ये चाहेगा कि फ्लक्स को बढ़ा दें। और वो कैसे बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा करके। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ा देगा? तो अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? अभी मैग्नेटिक फील्ड उस लूप में इनवर्ट जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस तो इससे निकल रहा है, ये दूर जा रहा है। तो इसमें किस तरह से इंड्यूस करंट हो जाए? तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अभी जा रहा है इसी तरफ इंड्यूस करंट का भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो बी बढ़ जाएगा, क्योंकि बी तो यहाँ पे घटने के कारण से फ्लक्स डेवलप हुआ है।
तो दैट मीन्स कि इसमें अब जो इस बार जो मैग्नेटिक इंड्यूस करंट बिल्डअप होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि जिस ये जो है आपको इस तरह से जो है वर्टिकल प्लेन में इस डायरेक्शन में ये जाएगा आपको। दिस इज व्हाट इट इज, यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, दिस विल बी इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन। और इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो ये वाला आपका लूप है ये किस तरह का बिहेवियर अब करेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बिल्ड कर रहा है। तो दैट मीन्स कि बाहर की तरफ जो है वो आपका नॉर्थ हो जाएगा, और इनसाइड में जो लूप करेगा वो साउथ हो जाएगा, और बाहर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ अगर बिल्डअप हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लूप को, ये मैग्नेट को क्या करना चाहेगा, अपने तरफ खींचेगा। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। और ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ये कैसे प्रोसेस जो है एक एक करके हो रहा है। सबसे पहले जैसे ये मोशन में हुआ, मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फील्ड घटने के कारण से उस क्रॉस सेक्शन होकर के फ्लक्स घटना शुरू हो गया, फ्लक्स घटने के कारण से यानी फ्लक्स चेंज होने के कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट पिक्चर में आ गया। और इसके बाद इसका डायरेक्शन पिक्चर में आएगा, उसका नेचर है कि जिसके कारण से वो बॉर्न हो रहा है, जिसके कारण से वो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण से वो बिल्डअप हो रहा है, उसका अपोज करेगा। दिस इज व्हाट इट इज, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैग्नेट यहाँ पे जब भी मूव कर रहा है करंट के कारण से, तो आप इसमें देखिए पहले वाले केस में फिगर 1 में जो है करंट कैसा डेवलप हुआ है, तो पहले वाले फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज व्हाट इट इज, एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप। और दूसरे वाले केस में कैसा डेवलप हो रहा है, तो इस के वाले केस में इंड्यूस करंट जो है ये क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा है, क्लॉकवाइज। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब तीसरा एग्जांपल, एक और एक्सपेरिमेंट है इसका फ्राइडे का। वो मान लेते हैं कि एक रेल ट्रैक है, ये पैरेलल रेल ट्रैक है, और यहाँ पे इस रेल ट्रैक में एक रेजिस्टेंस को हम ऐड कर दे रहे हैं इस तरीके से। ये हम नहीं ऐड कर रहे हैं, ये फ्राइडे का एक्सपेरिमेंट में हुआ है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक 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 रॉड है, मेटेलिक रॉड जिसको मान लेते हैं, और इसका जो है आपको दो एंड मान लेते हैं, यहाँ पे एक पी है और एक क्यू है, इस तरह का है। और इस केस में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर देते हैं, जो इस पार्ट में आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ दिस रेल ट्रैक गिवन एज वेल एज दिस रॉड इट इज गिवन टू, ये दिया हुआ है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे या इसको मोशन में लाएंगे, इस किसको, यहाँ पे तीसरा वाला जो ये जो रॉड है इसको अगर हम मोशन में लाएंगे, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के कारण से फिर क्या होगा कि बढ़ने के कारण से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने के कारण से फिर क्या होगा, फ्लक्स बढ़ने के कारण से फिर यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होने के कारण से क्या होगा, जैसे ही फ्लक्स चेंज करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट पिक्चर में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण से तो इंड्यूस्ड करंट किधर होना चाहिए, सो दैट कि इट विल हैव अ टेंडेंसी टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज इसमें जो है आपको, अगर हम इस तरफ इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं, दिस वे वी आर हैविंग इंड्यूस्ड करंट दिस डायरेक्शन, इस तरीके से करंट आपका बिल्डअप हो जाए, तो अगर हम इधर की तरफ इसको मोशन दे दिए हैं, तो ये इस डायरेक्शन में जैसे ही बढ़ना शुरू होगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इसके पीछे करंट अगर इंड्यूस्ड इसमें इस तरीके से हो जाए, तो ये क्या करेगा कि इस पे एक फोर्स लगा देगा बैकवर्ड साइड की तरफ, दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी देयर। और मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं कि जो करंट उसमें इंड्यूस्ड हुआ है वो, और जो उसका लेंथ है, मान लो कि ये लेंथ आपको एल दिया हुआ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है जो कि यूनिफॉर्म है इफ इट इज, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है इस पर लगना शुरू हो जाएगा जैसे ही करंट इंड्यूस होगा इसमें। क्योंकि ये चीज आप पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जोन में अगर हम करंट कैरिंग वायर को रख देते हैं जिसमें करंट जा रहा है, और इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जोन में रख देते हैं, तो इस पे क्या होता है, इस पे जो है एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स वी नो दैट इट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आई आई एल क्रॉस ऑफ बी। इसका रिलेशन हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर लेंथ एल हो और मैग्नेटिक फील्ड बी हो, तो उस वाले केस में इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब ये रड जो है इसका लेंथ एल दिया हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है, दोनों चीज हमारे पास है, एल बी बी बी।
आई इंड्यूस कहाँ से आया, जैसे ही ये मोशन में होगा तो यहाँ पे जो एरिया आप देख पा रहे हैं, जो कि ये वाला एरिया है, ये सब एरिया जो है आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही बढ़ेगा एरिया इधर की तरफ, जैसे ही ये बढ़ना शुरू होगा, बढ़ने लगेगा, तो यहाँ से इस लूप होकर के आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स पिक्चर में आ जा रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स के कारण से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस फोर्स का टेंडेंसी होगा कि स्पीड को घटाएं, और फाइनली ये इसको स्टॉप करा देगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और ये स्पीड इधर लग रहा है, तो स्पीड घट रहा है धीरे धीरे। और इधर की तरफ जो है आपका ये फोर्स जो है इसके स्पीड को हैम्पर करेगा। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस फोर्स इज व्हाट, ये फोर्स आया कहां से, ये इंड्यूस करंट के कारण से आया है, यानी कि ये इंड्यूस फोर्स हो रहा है। इंड्यूस्ड का नेचर ही होता है वो जिसके कारण से बिल्डअप होगा, प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, उसी का अपोज करेगा, उसी का अपोज करेगा। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड। तो लेंज जो है ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हमें इंड्यूस्ड के बारे में बताया, इंड्यूस्ड के डायरेक्शन के बारे में बताया, इंड्यूस्ड का जो बिहेवियर है उसके बारे में बताया, तो उस चीज को आपके माइंड में फ्रीज होना चाहिए, क्या है लेंज का लॉ। अब हम लोग देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे आप कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस मेथड ऑफ इंड्यूसिंग EMF and its application। तो ये चीज है, मेथड जो है आपका ईएमएफ का कैसे निकालना है और उसका एप्लीकेशन कैसे है, कुछ कुछ है जिसको हम लोग देख लेते हैं। एक दो ये फर्स्ट केस आई एम कंसिडरिंग हियर, मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। जैसे मान लो कि ये आपका एक सर्किल है, और जो लूप जिसको बोल रहे हैं, और इस लूप का रेडियस आपको दिया हुआ है, दिस लूप इज हैविंग सम रेडियस आई एम कंसीडरिंग r, एंड इट इज केप्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जोन। ये जो कंडक्टिंग लूप है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड जोन में रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जोन में रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो है आपका वेरिएशन हो रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। सो व्हाट इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। सो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि जो dv/dt है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज इंक्रीजिंग। ये डिक्रीज भी कर सकता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या कंडीशन लेते हैं। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के रिलेटिव में यहाँ पे बदल रहा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो पहला केस जो हम यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, यानी कि जिस समय बी चेंज हो रहा हो, बी चेंज हो रहा हो, तो बी के चेंजिंग होने के कारण से दिस इज फर्स्ट केस, व्हाट वी राइट द फ्लक्स, इट इज बी डॉट ए। और बी डॉट ए में हम लोग यहाँ पे एरिया क्या रखेंगे, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट। अब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपका एरिया पार्ट तो कांस्टेंट है, दैट इज नॉट गेटिंग चेंज हियर, सो इट इज पाई आर स्क्वायर, देन इट विल बी dv/dt। so only this magnetic field is getting changed, so we can write this. So d phi/dt is nothing but we are having induced EMF, so induced EMF is minus pi r square, and then this dv/dt, so dv/dt के बेसिस पे अगर आपका b इंक्रीजिंग है तो जो करंट होगा इसमें वो कैसा डेवलप होगा, so this is what we'll calculate here। अगर dv/dt आपका इंक्रीजिंग है, यानी कि इफ इट इज पॉजिटिव, इन दैट केस करंट किधर होना चाहिए, यानी कि आई इंड्यूस क्या होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो जो फ्लक्स होगा वो बढ़ेगा, और फ्लक्स अगर बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इनवर्ड है, तो इंड्यूस करंट इस तरह से होगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड जो बिल्डअप हो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। दैट मीन्स कि इसमें अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिल्डअप कर लेते हैं इंड्यूस करंट को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या होगा कि इस इंड्यूस करंट के कारण से एक मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होगा, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बिल्डअप होगा, क्रॉस फील्ड के। और इसी के कारण से क्या होगा, यही तो इंड्यूस करंट का नेचर है, इंड्यूस करंट का टेंडेंसी है, इंड्यूस करंट का बिहेवियर है। क्यों ऐसा बिहेवियर है, यही लेंज लॉ है। लेंज लॉ यही बोलता है आपको कि इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोज करेगा उसका, जिसके कारण से वो बिल्डअप होगा, प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा। यहाँ किसके कारण से बिल्डअप हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के कारण से फ्लक्स बढ़ रहा है।
फ्लक्स बढ़ने के कारण से वो इंड्यूस बिल्डअप हुआ या इंड्यूस करंट सेटअप हुआ। अब वो इंड्यूस करंट इस तरीके से होगा कि वो फ्लक्स को घटाए। कैसे घटाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को घटा के। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे घटाया जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से इनवर्ड है, अगर आउटवर्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड बना दे तो उसको घटा देंगे। तो आउटवर्ड कैसे बनाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे करंट को। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे तो आउटवर्ड हो जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे जो आपका आई इंड्यूस्ड होगा, दैट विल बी व्हाट यू कैन से, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होने के पीछे का रीजन जो है, ये आपको आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड करेगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड करेगा, जो अपोज करेगा किसका? जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से यहाँ पे नहीं था। पहले से मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, उसका अपोज करने के लिए आउटवर्ड ही चाहिए, और क्या चाहिए? तो इंड्यूस्ड का नेचर, बिहेवियर यही होगा कि ये जिसके कारण से बिल्डअप होगा उसका अपोज करेगा। दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर नाउ दिस। अगर सेकेंड केस हम इसको ये मान लेते हैं कि डीवी बाई डी जो है वो डिक्रीजिंग हो जाए, अगर ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, इस केस में जो आई इंड्यूस्ड होगा आपका वो उल्टा हो जाएगा। और इस केस में क्योंकि डीवी बाई डी डिक्रीजिंग होने के कारण से फ्लक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा, और फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जो हो जाएगा वो इस तरीके का होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो घट रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, डीवी डी जो है वो निगेटिव है यहाँ पे। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और जिसके कारण से एक बी इनवर्ड क्लॉकवाइज हो जाएगा, जिसके कारण से जो बी डेवलप होगा, एक बी इनवर्ड डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड अब बढ़ने लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और यही तो नेचर चाहिए था इंड्यूस्ड का, क्योंकि पहले तो फ्लक्स घट रहा था, उसके कारण से फ्लक्स घटने का रीजन क्या था? मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था, और जिसके कारण से इंड्यूस्ड करंट बिल्डअप हो रहा था। So I hope it is clear that you understood the things which you need to understand when it is related with the magnetic field changing. This is the second case. We are having the changing of, this is changing of area. Changing of area. तो चेंजिंग ऑफ एरिया अगर हम लोग बात करते हैं तो एरिया को चेंज करेंगे। तो एरिया को कैसे चेंज किया जा सकता है? लेट्स सपोज दिस, कंसीडरिंग दैट दिस लूप इज हैविंग रेडियस ऑफ आर, इट इज, एंड इट इज केप्ट, यहाँ पे इसको रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड जोन में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? मान लिए कि आप एरिया को यहाँ बदल रहे हैं। तो पहला एरिया जो है आपका वो A1 है। अब जो बाद में एरिया है वो कुछ टाइम के बाद जो एरिया है वो A2 है। तो यानी A1 से A2 जब एरिया जा रहा है आपका, तो इस केस में पहला फ्लक्स क्या था? Φ1, एंड दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड इनटू A1। दूसरा फ्लक्स क्या हो गया जब एरिया बदल गया? तो ये Φ2, एंड दैट इज व्हाट BA2। तो फ्लक्स में जो चेंजेस आया है व्हाट इट इज, सो फ्लक्स में जो चेंजेस आया है वो है आपका BA2 माइनस ऑफ A1। तो हम लोग EMF जो इंड्यूस्ड लिखते हैं, दिस EMF इंड्यूस्ड वी राइट इट माइनस ऑफ फ्लक्स जो चेंजेस हो रहा है। और in the time interval, let's suppose from this flux to this flux we are having time spending t टाइम स्पेंड हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बस ये चीज देखेंगे, दिस इज माइनस ऑफ B φ2, अगर रखेंगे तो माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो दिस इज BA1 माइनस ऑफ BA2, दिस व्हाट वी आर हैविंग द इंड्यूस्ड EMF। अब इसमें ये चीज आपको दिखने को मिल रहा है कि अगर हमारा एरिया बढ़ रहा है मतलब A1 और A2 में एरिया A2 जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाए, तो उस केस में जो आपका फिर इंड्यूस्ड है, क्योंकि जैसे ही एरिया बढ़ाओगे तो फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ने के पीछे का लॉजिक, इंड्यूस्ड करंट चाहेगा घटाने के लिए, तो उसको अपोज करेगा वो। तो उसका काम इस तरीके से इंड्यूस करंट का होगा, सो दैट कि फ्लक्स घटे। तो वो कैसे घटेगा? तो वो फिर उसके रेडियस को श्रिंक करना चाहेगा, उस तरीके से उसका होना चाहिए। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसमें इसमें एक तो हो गया कि आप एरिया वाइज डायरेक्ट रिलेशन को यूज कर लें, और दूसरा होगा कि जिस समय हमें रेडियस के बारे में दे दिया जाए कि रेडियस कैसे चेंज होगा, तो डायरेक्ट हम एरिया को भी यूज कर सकते हैं। इफ इट इज देयर, दिस इज ए केस आई एम कंसिडरिंग। लेकिन अगर एरिया ना दे करके आपको रेडियस फॉर्मेट दे रहा है, तो रेडियस लूप का किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, दैट वी कैन गेट आइडिया दैट dr/dt, दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो रेडियस जो है लूप का किस तरीके से चेंज करेगा, उसके बेसिस पे फिर ईएमएफ को अगर हम इंड्यूस कराएंगे, दिस इज नथिंग बट d/dt ऑफ फ्लक्स, एंड फ्लक्स वी राइट इट इज माइनस ऑफ d/dt ऑफ, दिस इज B
बी तो कांस्टेंट है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे बी कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं इसको, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पाई आर स्क्वायर वी कैन डू। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इस केस में अगर इसको यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस इज माइनस ऑफ टू बी एंड यहाँ पे आर डी आर बाई डी टी, 2r dr by dt, this will be there 2r, तो यहाँ से 2 और सॉरी pi is also there, तो 2 pi and br then dr by dt। अब dr by dt आपका अगर इंक्रीजिंग है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सोचना होगा करंट किस तरह से इंड्यूस होना चाहिए, सो कि फ्लक्स बढ़ना नहीं चाहिए, फ्लक्स घटना चाहिए, अपोजिट नेचर होगा इंड्यूस के कारण से। और dr by dt अगर निगेटिव है, घट रहा है, तो उसके अनुसार से फ्लक्स घटेगा, तो फिर इंड्यूस का करंट का इस तरह से बिल्डअप होगा कि वो उसके एरिया को बढ़ाए, वो उसके फ्लक्स को बढ़ाए, बस वो चीज आपको दिमाग में रखना है। एंड दिस इज द थर्ड फॉर्मेट व्हाट वी आर हैविंग, दैट मूविंग लूप। अगर आपको दिया हुआ है कि कोई लूप है, मान लो कि इस तरह का लूप है आपको, और ये लूप जो है इसमें इसका लेंथ हम मान लेते हैं कि ये लेंथ है एल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जोन में आपको इन हो रहा है या आउट हो रहा है, मींस लूप जो है वो मूविंग है। तो जब भी इस तरह का केस रहे कि लूप जो है आपको इस तरीके से मूव कर रहा है, तो जो पार्ट ऐसा होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में इन कर रहा होगा, अगर ये पूरे मैग्नेटिक फील्ड जोन होकर के गुजर रहा है, तो देयर वोंट बी एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। लेकिन जिस समय लूप बाहर मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा हो या बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जोन में आ रहा हो, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। और अगर ये बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो फिर जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो चाहेगा फ्लक्स बढ़ाए, तो वो किस तरह का बिल्डअप होगा, तो करंट जो है इसमें क्लॉकवाइज बिल्डअप हो जाएगा, जिसके कारण से इस लूप में हम बोल सकते हैं ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, सो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट की तरफ बिल्डअप हो जाए, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, इट इज बी V and L, this will be the induced EMF, this is called motional EMF। and अगर resistance of this coil is given to you, loop का resistance आपको R अगर मान लीजिए दे दिया, तो this will be resistance of loop। resistance of loop अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे radius, sorry, this is resistance of loop, in that case what will be the induced current, it will be having this induced current is EMF developed divided by the resistance, what the EMF it is BVL divided by resistance R। सो ये करंट किधर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्यों होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जोन से ये लूप जो है बाहर की तरफ निकल रहा है, और जैसे ये बाहर की तरफ निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा उस एरिया होकर के, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को वो इंक्रीज करे। वो कैसे इंक्रीज करा सकता है, तो वो अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे, मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ा देगा तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, और वो काम के लिए करंट को इंड्यूस क्लॉकवाइज होना होगा। तो करंट के बिहेवियर को, इंड्यूस्ड बिहेवियर को समझने के लिए लेंज लॉ को अच्छी तरह से समझे। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू, it is clear for you now। The next topic we are having, it is mutual inductance and self inductance। so this is what we are having, mutual inductance and self inductance। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस को जानना है इस चीज को, और इससे रिलेटेड कभी कभी जेई मेन में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट एप्लीकेशन का पूछा जाएगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब भी हम म्यूचुअल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको दो क्वाइल होना जरूरी है, और दो क्वाइल में एक क्वाइल मान लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वाइल है और ये सेकेंड क्वाइल है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, फर्स्ट क्वाइल एंड द सेकेंड क्वाइल। अब फर्स्ट क्वाइल में हम करंट को मान लेते हैं I1। अब इसके करंट को अगर हम चेंज कराते जाएं तो इसके नियर में जो दूसरा कॉइल रखा हुआ है, इस करंट के चेंज होने से इसके आसपास के जोन में मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, और ये कॉइल इस तरीके से रखा हुआ है कि इस करंट के, इस लूप में जो करंट जा रहा है, चेंज कर रहा है, इसके कारण से इसके जस्ट नियर में जो लूप 2 रखा हुआ है, इससे मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा होगा वो बदल जाए, और मैग्नेटिक फील्ड इससे अगर बदलेगा तो इस लूप 2 से जो फ्लक्स पास करेगा वो भी बदल जाएगा, और जैसे ही इस लूप 2 से फ्लक्स पास कर रहा होगा वो बदलना शुरू होगा, लूप 2 में जो है अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये मैजिक जैसा लगेगा आपको, क्योंकि करंट तो फ्लो हो रहा है लूप 1 में, और उसको बदल जा रहे हैं, करंट को बदले जा रहे हैं। तो लूप 2 में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है,
वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट लूप में जो करंट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट phi 2 जो होगा दैट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप 2, it is directly proportional to the current through 1, and from here you can write this phi 2 is equal to m times of I1. Here this m is called mutual inductance, जिसको coefficient of mutual inductance बोलते हैं। इस m को हम लोग बोलेंगे this is what we are having, coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction, this is what we are having। अब इसको जो है आप ये तब यूज, दिस इज व्हाट इट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। निकालने के लिए अगर हमें ईएमएफ चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज व्हाट इट इज। कभी कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन, यहीं से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेंगे phi 2 by I1। अब अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे यानी कि आपका जो फ्लक्स 2 है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर डिफरेंशिएटिंग द फ्लक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड this will be nothing but what it is, we can write it is m तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो कि कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, एंड हियर इट इज di1 by dt, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये चीज आपका जो है यहाँ पे जो m है इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आपको याद रखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कुछ स्पेशल केसेस का, वो केस हम डायरेक्ट अभी लिख रहे हैं, वी डोंट हैव मोर टाइम टू गो फॉर द derivation and all, it is just I am writing, you must be knowing that thing, this is for those students who are going to write the JEE Main April, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा what I am writing here। So this is mutual inductance, this is what we are having, mutual inductance of two long solenoid। तो जब दो लॉन्ग सोलेनोइड जिसमें N1 N2 आपको दिया हुआ रहेगा, उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैसे यूज करेंगे, और ये कंसेप्ट जो है आपको पूछा जा चुका है, मींस जो जेईई मेन में है वो डायरेक्ट फॉर्म भी आया था। तो अगर हम मान लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है लॉन्ग सोलेनोइड का कैपिटल M है, कैपिटल M, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज व्हाट इट इज म्यू नॉट N1 N2 and then area of cross section of the that solenoid it is and divided by L। यहाँ पे N1 क्या है, तो N1 जो है ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, किसका, नंबर ऑफ टर्न जो पहला सोलेनोइड है, टर्न्स ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड, फिर N2 क्या है, N2 जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है किसका, सेकेंड सोलेनोइड का, नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंड सोलेनोइड। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ए क्या है, ए जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नैरो सोलेनोइड है, नैरो सोलेनोइड, दिस इज व्हाट इट इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नैरो सोलेनोइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नैरोअर सोलेनोइड। अब इसके बाद जो टर्म बच रहा है आपका वो है एल, एल को हम लोग बोलेंगे दिस इज लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। और ये सारा डेटा जो है आपको दिया हुआ रहेगा, बस कैलकुलेट करना रहता है। बच्चे इस फॉर्म को याद ही नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण से इनको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने में एग्जाम में लगता है कि कितना टफ क्वेश्चन दे दिया है, कितना टफ क्वेश्चन दे दिया है। अब इसमें तो कुछ है नहीं, म्यू नॉट का वैल्यू आप जानते हैं, इट इज 4.10⁻⁻7, N1 N2 दिया हुआ रहेगा, एरिया हो गया नैरो का, एल हो गया लेंथ किसका, सोलेनोइड का। सो जब भी दो सोलेनोइड आपको डिफरेंट लेंथ और एरिया का आसपास में होगा, तो उसमें हम लोग जब भी एरिया की बात करेंगे तो इसमें लेंथ हम और एरिया, ये दो चीज ध्यान रखेंगे, लेंथ हम बड़े वाले का रखेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग छोटे वाले का रखेंगे। तो लेंथ जो है वो बड़े वाले का रखेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटे वाले का रखेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में लेंथ ऑफ सोलेनोइड, यहाँ पे हम जो रख रहे हैं लेंथ ऑफ सोलेनोइड किसका रखेंगे, ग्रेटर लेंथ वाले का रखेंगे, ग्रेटर लेंथ, और नैरो का एरिया रखेंगे। ये चीज, दो चीज आपके दिमाग में रहे, N1 N2 आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं यू कैन फाइंड आउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ओवर देयर। अगर इस तरह का लूप हो जिसमें कि आपको डायरेक्ट फॉर्मेट है, ये सब दो लूप दिया हुआ है और उस दो लूप में ये फॉर्मेट में म्यूचुअल पूछा जा सकता है कि R ग्रेटर देन R हो। एक लूप छोटा सा लूप है जो कि आपको सेंटर पे है, कोएक्सियल है, दिस इज स्मॉल r, एंड इसी
कंसेंट्रिक पे आपको एक दूसरा है जिसका कि आपको कैपिटल आर रेडियस दिया हुआ है इस तरीके से। और इसको कंसेंट्रिक सेंटर पे आप समझिए, सेंटर कंसेंट्रिक सर्किल्स है ये, जिसका एक का रेडियस जो है कैपिटल आर है, दूसरे का रेडियस स्मॉल आर है। इस केस में अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे तो इट इज म्यू नॉट, हियर आई एम कंसीडरिंग वन टर्म ओनली, सो इट इज पाई आर स्क्वायर्ड एंड डिवाइडेड बाय 2r. This direct result I am writing here. This you can use for the mutual inductance for this case. If it is this kind of case like we are having, this is in the form of what you can say rectangular format. If it is in form of rectangular, and this we are having a one length and then we have another length b, here it is इस फॉर्मेट पे अगर दिया हुआ है और इसके सेंटर में आपका इसी तरह का फिर से जो है आर रेडियस का एक सर्किल रखा हुआ है, तो इस केस में जो हम लोग निकालेंगे इस लूप से होकर के कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दोनों का, तो इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्म को यूज करेंगे। इसको हम मान लेते हैं ए, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग बी, तो बी वाले में इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग यूज करेंगे, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट इज 8, and then we are having a square b square, this is what it is result divided by ab times of pi r square। इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये ऑब्वियस सी बात है, एक एक्सप्रेशन का आउटपुट है जिसको हमने लिखा है, बट प्रोवाइडेड यहाँ पे ये चीज दिमाग में रखना चाहिए आपको कि आर जो है वो ए के कंपैरिजन में काफी छोटा है। ए क्या है, ए यहाँ पे अगर हम लेंथ ले रहे हैं, बी जो है विड्थ है, और आर जो है ये बी के कंपैरिजन में भी काफी छोटा है। तो उस केस में रेक्टेंगल और जो सेंटर पे एक छोटा सा सर्किल लिया जा रहा है, इसके लिए अगर हमें निकालना हो तो वी कैन यूज म्यूचुअल इंडक्टेंस टू बी लाइक दिस। अगर इस तरह का हो, इस तरह का हो, तो इस तरह का यानी कि इन्फिनाइट वायर दिया हुआ है और इस केस में आप जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल को रख दे रहे हैं, इस जगह का इस तरह का केस होगा। तो इस केस में इसका रेक्टेंगल का जो है बी, ये विड्थ है यहाँ पे, और सॉरी ये लेंथ है बी फॉर्मेट में, और ये ए आपको सॉरी ये ए दिया हुआ है, दिस इज व्हाट। और इसके वन एंड से यहाँ पे जो लेंथ है ये आर डिस्टेंस पे है और इसमें करंट आई जा रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं कि इस करंट के कारण से इस होकर के कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकाल लेते हैं, और फिर फ्लक्स आप अगर इसमें चेंज कराएंगे तो डी फाई और डी टी करेंगे और उसके बेसिस पे आप उसको रिलेट करेंगे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है आपको, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग दिस, जो उसमें करंट हो रहा है उसके कारण से। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड वाले लूप में करंट फर्स्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, यानी कि यहाँ पे ये जो I1 का कोफिशिएंट होगा यही म्यूचुअल होगा, तो अगर हम φ2 निकाल लें और I1 के बेसिस पे, तो जो I1 का कोफिशिएंट होगा रिमेनिंग टर्म वही आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, और उसी फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट आएगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग म्यू नॉट बाय 2 पाई एंड देन a एंड देन इट इज ln r प्लस ऑफ b बाय r। तो इसमें हम जानते हैं कि इस आई के कारण से यहाँ तक में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण से आपको पहले किसी x डिस्टेंस पे उसका फ्लक्स निकालना होगा इस करंट के कारण से, इस करंट के कारण से। अब फ्लक्स जब हम निकाल लेंगे तो फिर उसको फाइनली टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, इस लूप होकर के कितना, इस लूप होकर के इस करंट के कारण से फ्लक्स जा रहा है, तो दैट φ2, if I want to φ2 means the flux passing through this one, and due to this current I it will be directly proportional to I, और इसी के बेसिस पे I का जो कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा, that flux you can find out for you can find out the magnetic field due to this current। यहाँ से I के कारण से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर उसके बाद फ्लक्स को म्यूचुअल इंडक्टेंस से कोरिलेट करेंगे और जो कोफिशिएंट ऑफ I होगा that will be, so this I have written the result part which you can remember or you can get through the idea and you can solve the question in JEE Main। Next topic we are having self inductance। So whenever we think about mutual inductance, there will be two coil and there will be flux linked with the second coil and change in the current in the first coil। जब दो कॉइल रहेगा उस केस में म्यूचुअल की बात आएगी, जब सेल्फ की बात आएगी तो इसमें सिंगल कॉइल होगा, ये कॉइल के साथ ही लगा होता है। जैसे अगर हम कॉइल मल्टीपल टर्न्स वाला लेते हैं और उसमें करंट को वेरिएबल कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उस डायरेक्ट फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, क्योंकि यहाँ पे
आपका जो फ्लक्स बिल्डअप हो रहा है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, और वो सेम कॉइल है, एक ही कॉइल है जिसको हमने नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा ले लिया। अब इसमें करंट को अगर हम वैरी करा देंगे आई को, तो इसके कारण से जो फ्लक्स बिल्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आई पे। आई को अगर हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसी लूप होकर के आई को हम वैरी करा रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ डायरेक्ट लिंकअप होगा, इसी को सेल्फ बोलेंगे। और इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, दिस इज फ्लक्स इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ आई, एंड फ्रॉम हियर it is, you can write what will be the induced EMF. Induced EMF is minus of d phi by dt, and this is nothing but it is, you can write minus of L di by dt. तो di by dt क्या है? di by dt है कि करंट आप टाइम के रिलेटिवली कैसे चेंज कर रहे हो, how you are changing the current with respect to time, and this is what L is called coefficient of self inductance. This is what it is called, coefficient of self inductance, coefficient of self inductance or self induction, you can say. So this is what we are having, coefficient of self inductance or induction. So it is induction. तो इस तरीके से आप L निकाल सकते हैं। अगर हमें L का यूनिट देखना हो तो दिस इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ हेनरी। सो L का यूनिट जो है ये क्या है, इट इज हेनरी। हेनरी को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से आप देखिए, दिस L इट इज डी आई बाई डी टी, इन दिस इट इज EMF। सो 1 हेनरी को अगर हमें लिखना हो कि 1 हेनरी क्या होता है बच्चा, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट, यहाँ पे ये वोल्ट हो जाएगा EMF, और इधर से टाइम इधर आ जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, और 1 वोल्ट सेकेंड के बाद नीचे में क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो अगर हमें हेनरी को लिखना हो तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि 1 वोल्ट सेकेंड बाय एम्पियर। और वोल्ट यहाँ पे हम जानते हैं कि जो एनर्जी से रिलेट हम लोग करते हैं इसमें, तो एनर्जी को हम लोग लिखते हैं जूल पर सेकेंड। और जूल को कैसे लिखते हैं, तो जूल को लिखते हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, जूल वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। तो आप पोटेंशियल का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं कि वोल्ट का जो डिफिनीशन होता है, दिस 1 वोल्ट वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ, इट इज 1 कूलम, this 1 जूल and divided by 1 कूलम। सो इस तरह से हम लोग जूल और वोल्ट को रिलेट करते हैं। तो जूल जो है ये वर्क है और कूलम चार्ज है, तो जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट करते हैं यहाँ पे। तो यानी वोल्ट को अगर हम जूल पर कूलम लिखते हैं और कूलम पर सेकेंड एम्पियर हो जाता है, तो इसको आप और चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट यू कैन राइट, इट इज 1 जूल and then it will be ampere square। so this is what it is called, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, it is 1 वेबर पर एम्पियर। दैट मीन्स वेबर यहाँ पे क्या हो गया आपका, जूल पर एम्पियर, दैट इज कॉल्ड वेबर। तो इस तरह से आप हेनरी को रिलेट करेंगे, एंड दैट इट इज कॉल्ड, हेनरी इज द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, हियर इट इज। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हेनरी होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या होगा, उसके लिए भी यही होगा। तो M एंड L दोनों के लिए हेनरी ही यूज होगा, यहाँ पे कोई नया सा नहीं आ जाएगा। म्यूचुअल के लिए बोथ हैविंग द सेम यूनिट, इट इज कॉल्ड हेनरी। ओके, नाउ वी आर हैविंग इंडक्टर। इंडक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल से और जानते हैं, क्योंकि इंडक्टर जो है काफी यूजफुल है, यूजफुल। तो जब हमें आइडियल इंडक्टर बोला जाएगा तो हम क्या समझे, आइडियल इंडक्टर, इफ इट इज आइडियल इंडक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर आइडियल इंडक्टर है तो दैट मीन्स कि जिस तरह से सोलेनॉइड को बात अगर करते हैं, अगर हम उसको आइडियल इंडक्टर के फॉर्मेट में बना दें, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें लगभग जीरो रेजिस्टेंस है। अगर लॉन्ग पार्ट ऑफ सोलेनॉइड में मान लेंगे, किसी भी पार्ट में लॉन्ग पार्ट ऑफ सोलेनॉइड को अगर आप यूज करेंगे एज एन आइडियल इंडक्टर फॉर्मेट, तो इट मींस दैट देयर विल बी क्लोज टू जीरो रेजिस्टेंस, और जीरो रेजिस्टेंस इट विल बी हैविंग, दैट इज कॉल्ड आइडियल इंडक्टर। तो यानी किसी भी इंडक्टर के कुछ पार्ट में अगर हम मान लें कि रेजिस्टेंस नहीं है, तो उतना पार्ट उसका इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग सोलेनॉइड के लिए कैसे यूज करेंगे, तो मान लो कि आपका सोलेनॉइड है और इस तरीके का इसमें कॉइल जो है टर्न आउट किया हुआ है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, एंड इस तरीके का है, इसका लेंथ जो है L है, L इज द लेंथ, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वन इज हैविंग दैट A it is। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे, आइडियल का मतलब है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो होना चाहिए, रेजिस्टेंस
what we are having, that resistance will be zero. First thing that you have to understand. Then when we are talking about the self inductance, for this one it is mu naught, and then we are having n square, and then it is area times of length. यहाँ पे small n क्या है? तो small n जो है ये number of turns per unit length है. This is what we are having for number of turns per unit length. ये सोलेनॉइड के केस में हम लोग यूज करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन स्क्वायर की जगह हम लोग इसको यूज करते हैं एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. सो वी कैन राइट लाइक दिस इज म्यू नॉट, and then we are having n square by l square times a times of l. What get cancelled out here it is. So this you can write in terms of it is mu naught then n square divided by the length, and then we have area. या तो हम इसको यूज करेंगे या यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर एल क्या है? वॉल्यूम है. दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड वॉल्यूम of the solenoid. Area into length, that will give you volume. N square times mu naught n square times volume. This is very easy to remember for self inductance. How we remember it is mu naught n square times volume of the solenoid. And next step you can make volume this and to be like number of turns per unit length, and then you can relate like this. So this is what we are having inductor self inductance. In this way will use for the solenoid purpose. सोलेनॉइड के लिए जब भी हम लोग यूज करेंगे इंडक्टर और सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए, तो इसमें हम लोग ये फॉर्म को यूज करेंगे जिसमें एक एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्लियर है. स्मॉल एल जो है यहाँ पे ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. देन वी आर हैविंग ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड. So A is area of cross section, area of cross section here, area of cross section, and then we are having this small n, that small n is here number of turns per unit length. So it is number of turns per unit length. Number of turns per unit length को आप कैपिटल L और इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. इसमें कैपिटल N क्या है? कैपिटल N जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. तो अगर ये चीज हम बात करेंगे तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस हमने लिखा है ये कहाँ पे यूज करेंगे? ये फॉर्म आप तब यूज करेंगे जिस समय आपको जो सोलेनॉइड है उसके इनसाइड में एयर है, एयर, यानी कि सोलेनॉइड के इनसाइड में कोई मीडियम नहीं है, एयर कोर है वहां पे, एयर कोर्ड सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर में एयर है. दैट इज द थिंग यू हैव रिमेंबर. इट इज म्यू नॉट जब भी यूज करेंगे तो सोलेनॉइड के इनसाइड में क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए. दैट. और अगर कोई मीडियम हुआ तो अगर कोई मीडियम हुआ तो इन अदर मीडियम यू कैन यूज म्यू नॉट, यू कैन रिप्लेस म्यू नॉट बाय, it will be in terms of relative permeability and the permeability of the medium. In other medium you can write like this. अदर मीडियम में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा दिस वी राइट इन टर्म्स ऑफ इट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ म्यू आर, देन n square by n square into a divided by l. So this mu naught I have written here, this should be mu, this should be mu. So this you can write, this is mu and then mu r. Mu r जो होता है this is relative permeability, it is mu divided by mu naught. तो मीडियम का अगर हमें लिखना होगा तो मीडियम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हाँ, यहाँ पे म्यू नॉट ही आएगा. दिस इज व्हाट, पहले म्यू यूज करेंगे और म्यू को फिर रिप्लेस करेंगे दिस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ म्यू आर से. तो हमें यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी मीडियम, जिस समय कोर्स में जो है सोलेनॉइड के कोर में अगर कोई मीडियम को रखा जाएगा तो फिर उस केस में हम लोग इसको यूज करेंगे. दिस टर्म यू कैन यूज. नो, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है सीखने के लिए वो ये है कि जो इंडक्टर यूज किया जाएगा उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका हम डायरेक्शन कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे बैटरी की तरह ट्रीट करेंगे, दैट यू कैन यूज. सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज somewhat used in the AC circuit also, important it is. So this is direction of induced EMF. Induced EMF का डायरेक्शन किधर होगा, कैसे होगा? तो फर्स्ट केस आई एम कंसिडरिंग हियर दैट I करंट जो है I is increasing. I is increasing का मतलब ये हो गया कि जो di by dt पार्ट है आपका, that what it is di by dt, this will be positive. That is the meaning I is increasing with respect to time. So इस केस में क्या होगा कि जो ये आपका अगर ये अगर हमारा
क्वाइल है जो सेल्फ इंडक्टर क्वाइल है, दिस इज लेट्स सपोज इंडक्टर इफ इट इज, इस तरह का क्वाइल है जिसमें कि मान लेते हैं कि करंट इधर से इन कर रहा है। तो इसमें क्या है, करंट इधर से जो इन कर रहा है और वो करंट इंक्रीजिंग है, तो फिर इस क्वाइल को रिप्लेस करके अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएंगे तो इस तरीके का बनाएंगे कि ये इस तरीके से आपको हो जाए, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग यूज करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एल डी आई बाई डी टी। ऐसा क्यों बनाए, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दिस इज व्हाट वी आर हैविंग माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, और क्योंकि आई पॉजिटिव है आपका, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, तो इट विल बी माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो व्हाट वी आर हैविंग, अगर हम इस इंडक्टर के जगह पे इसको बैटरी से रिप्लेस करेंगे तो जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहिए, इट्स डिक्रीज। दैट इज वाई माइनस साइन जो है प्लेट का इधर होगा और प्लस साइन जो है इधर होगा। अगर आई आपका डिक्रीजिंग हो जाए, सो व्हेन आई इज डिक्रीजिंग इन दैट केस व्हाट वी कैन सी हियर, सो दिस विल बी रिवर्स्ड। तो इसी चीज को हम लोग अगर रिवर्स कर देंगे तो दैट वी कैन डू लाइक द सेम। आई डिक्रीजिंग का मतलब है कि डी आई बाई डी टी जो है ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट इट इज निगेटिव, दिस इज द मीनिंग। तो इस केस में जो है अगर कॉइल इस तरह से आपके पास है जिसमें कि करंट आई इस तरफ से जा रहा है, तो हम लोग इस केस में डी आई बाई डी टी निगेटिव होने के कारण से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी इट इज माइनस एल and then di by dt, and di by dt is also negative and here negative, so it will be l di by dt। इसका पॉजिटिव होने का मतलब है कि इस कॉइल को जब हम रिप्लेस करेंगे तो इसका बैटरी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इस डायरेक्शन से जब हम इस डायरेक्शन में मूव करें तो हम बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकले, दैट मीन्स दैट इज द व्हाट इट इज नीडेड हियर इट। सो ये दो केस है जो कि करंट के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बेसिस पे हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बिल्ड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन डू हियर। नाउ द सेकंड केस वी आर हैविंग अगेन आई इज इंक्रीजिंग, आई इज इंक्रीजिंग, आई इज इंक्रीजिंग। अब इस केस में भी आई इंक्रीजिंग है यानी कि डी आई डी टी इधर ही है, डी आई डी टी पॉजिटिव ही है, लेकिन अंतर क्या है इस वाले में और प्रीवियस में, इसमें करंट जो है वो इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से यानी राइट तरफ से आ रहा है। तो जब राइट तरफ से आ रहा है इधर, तो इसको अगर हम रिप्लेस करना चाहेंगे तो ये करंट के डायरेक्शन में आपका जिधर जाना होगा उस तरफ पोटेंशियल घटना चाहिए। दिस इज व्हाट वी विल डू हियर। सो दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड it will be minus of this is what it is minus, and it is L di by dt. This we write it as magnitude of the induced EMF, and representation of battery will be negative plate will be this side it will, this is what। और अगर इस केस में I जो है डिक्रीजिंग हो जाए तो यहाँ तक अभी तक हम लोग जो केस देखे A B and this is C केस and it is D केस। तो जिस समय आई इज डिक्रीजिंग हो रहा है, आई डिक्रीजिंग के केस में आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि डी आई बाई डी टी it will be negative and di by dt will be negative and the direction of current is the same in the coil what we have assumed here, it is this kind of coil we are having। मान लेते हैं कि इधर से करंट आ रहा है, तो जब इधर से करंट आएगा और इस केस में आपका डी आई बाई डी टी निगेटिव है, तो इस केस में जो है इस डायरेक्शन में जिधर करंट का डायरेक्शन है उस तरफ पॉजिटिव प्लेट होना चाहिए, दिस व्हाट इट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इस तरह से आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब यह है कि जब हम इंडक्टर को हटाएंगे और वहां पे बैटरी को लगाएंगे तो बैटरी का प्लस प्लेट किधर होगा और माइनस प्लेट किधर होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डी आई बाई डी टी एंड डिपेंडिंग अपॉन द करंट डायरेक्शन। तो पहला केस क्या था, डी आई बाई डी टी इंक्रीजिंग और करंट का डायरेक्शन उधर ही था, तो जब इस तरह का होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बिल्डअप होगा। उसके बाद जब आई आपका डिक्रीजिंग है और करंट के डायरेक्शन उधर ही है यानी कि जिधर की तरफ जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको करंट का भी डायरेक्शन है, तो इस केस में जो है हम लोग जो जिधर के तरफ करंट का डायरेक्शन है उस तरफ जो है आपका पॉजिटिव प्लेट आ जाएगा, दिस इज व्हाट डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग केस। सॉरी, अब इस केस में आई इंक्रीजिंग है डी आई बाई डी टी बट करंट इधर से आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में जब भी हम जिधर करंट जा रहा है उस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। और इस केस में करंट अगर इधर से आ रहा है तो इस केस में जिधर जा रहा है उधर पॉजिटिव प्लेट होगा। सर जस्ट लाइक द सेम अपोजिट नेचर बिहेवियर वी विल राइट हियर इट इज। सो दिस इज द मेन थिंग जो कि आपको इंडक्टर में सर्किट में, इंडक्टर को जब हम चेंज करेंगे ईएमएफ में बनाएंगे तो उसमें किस तरह से बैटरी को यूज करेंगे, प्लस प्लेट किधर होगा माइनस प्लेट किधर होगा, दैट यू कैन यूज हियर इट इज।
Now we are having energy in inductor. This is also important. Energy in inductor. तो इंडक्टर जो है इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा? मैग्नेटिक एनर्जी। कैपेसिटर में कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो कैपेसिटर में जब भी एनर्जी स्टोरिंग की बात होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, और इंडक्टर में जब भी एनर्जी स्टोरिंग की बात होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो इस केस में जब हम लोग एनर्जी बात करते हैं, स्टोर फॉर्म होता है यहाँ पे, तो ये एनर्जी मैग्नेटिक जो है ये हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, हाफ एल आई स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी, देयर इज वन टर्म कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो है दिस इज नथिंग बट एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी जो हो रहा है इसमें वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें, दैट इज द मीनिंग एनर्जी डेंसिटी, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट इज 2 म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो उसको भी आप कहेंगे एनर्जी डेंसिटी ही है। एनर्जी डेंसिटी अगर बोला जाएगा तो इट इज हैविंग डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ओनली, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से आपको ये चीज माइंड में रहना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर हैविंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। हाउ वी ऐड द इंडक्टर, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। हाउ वी ऐड टू इंडक्टर्स। पहला केस में हम मान लेते हैं कि जब इसको सीरीज में हम ऐड करेंगे तब कैसे हम लोग इंडक्टेंस को यूज करेंगे। लेट्स सपोज दिस कॉइल आई एम कंसीडरिंग दिस इज टू बी L1 इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको फिर दूसरे कॉइल से जब जोड़ रहे हैं वो भी इस तरीके से है जिसका L2 है। तो जब म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाएगा, व्हेन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नेग्लेक्टेड, when we consider mutual inductance is neglected, no mutual inductance, so mutual inductance इज नेग्लेक्टेड, इसको कंसीडर ही नहीं करना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अकॉर्डिंगली ही हम सोच पाएंगे, और कुछ उपाय नहीं है हमारे पास। तो अगर ये मेंशन्ड होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट करो, भाई कोई चीज नेग्लेक्ट करेंगे तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो जब उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो उसको नेग्लेक्ट करो। इस केस में फिर हम जो एल इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी कि दोनों को हटा करके, इट इज जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, यू कैन डू L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। और जब म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कंसीडर करेंगे तब, सो when m means mutual inductance can be considered। तो जिस तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर किया जाएगा उस केस में क्या होगा, तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फैक्टर भी आपको लेना होगा। तो दिस इज L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। प्लस माइनस का मतलब क्या है, और 2m में m क्या है, m म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस है यानी कि दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, तब हम सीरीज में L1 प्लस L2 प्लस माइनस करेंगे। अब प्लस साइन का मतलब क्या है और माइनस साइन का मतलब क्या है? प्लस साइन का मतलब है कि जिससे फ्लक्स ऑफ वन कॉइल सपोर्ट द फ्लक्स ऑफ अदर कॉइल। तो जिससे फ्लक्स ऑफ वन कॉइल supports the flux of other coil, supports the flux of, sorry, it is flux in supports the flux in other coil। तो जिस समय आपका जो फ्लक्स वन है अगर वो दूसरे कॉइल में फ्लक्स इन में सपोर्ट कर रहा है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी प्लस, और माइनस का मतलब अपोजिट हो जाएगा, दैट when flux of one coil opposes the flux of other, opposes the flux of other। तो जिस समय एक कॉइल का फ्लक्स जो है दूसरे कॉइल को अपोज करेगा, दूसरे कॉइल के फ्लक्स को अपोज करेगा, उस केस में माइनस को यूज करेंगे। जिस समय फेवर करेगा तो उस केस में हम लोग प्लस को यूज करेंगे। और यहाँ पे m का वैल्यू जो है इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग k रूट अंडर L1 L2। व्हाट इज हियर k कॉल, k इज कॉल, m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिखने के लिए हम यूज करेंगे L1 L2, और k को, k क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो ये k का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे, या कभी कभी आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ही पूछ दिया जाएगा, एवरीथिंग विल बी गिवन हियर, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो जिस समय म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर नहीं करने बोलेगा
उस केस में तो मजा आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, L1 प्लस L2 को जोड़ देंगे। लेकिन जिस समय म्यूचुअल इंडक्टेंस को बोल दिया कंसीडर कर लो बच्चा, तो उस केस में फिर प्लस माइनस की बात करेंगे, और इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस को हटाने के लिए हम लोग कपलिंग कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को यूज करेंगे, और इसमें L1 L2 दिया हुआ रहेगा। बस दैट्स इट, इतना ही चीज आपको दिमाग में रखना है, डाइजेस्ट करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। तो ये था केस जिस समय हमने इंडक्टर को सीरीज में जोड़ा। अगर इंडक्टर को पैरेलल में जोड़ना होगा तो जिस समय हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे इसको रिलेट कर पाएंगे। तो लेट्स सपोज दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, वन इंडक्टर दिस साइड एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग अनदर इंडक्टर दिस साइड। इन दोनों इंडक्टर का L1 है, इसका L2 है। अब इसका इक्विवेलेंट हम लोग जैसे रेजिस्टेंस में करते हैं बस वही करेंगे, L1 प्लस ऑफ L2। और इस केस में हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं किसको, इट इज नेग्लेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, निग्लेक्ट, इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इट। तो ये चीज आप देखिए कि जो आपको ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर के लिए तो सीरीज होगा, सीरीज में दूसरा जिसमें म्यूचुअल को बोल देगा उसको यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग कपलिंग कोएफिशिएंट को यूज करेंगे एंड देन L1 L2 को यूज करेंगे। तीसरा जिसमें पैरेलल में होगा, पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं इसे जोड़ेंगे। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है LR सर्किट विद DC सोर्स, क्योंकि LR सर्किट आपको पढ़ना है AC में भी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे DC की। LR सर्किट विथ DC सोर्स, LR सर्किट विद, तो LR सर्किट विद DC सोर्स, इस टॉपिक को जो दिस इज व्हाट इट इज क्लोज टू नियर टॉपिक